तमोभावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। एक साथ खेले कूदे, एक साथ पढ़े लिखे और एक साथ आगे बढ़े, इन्हीं सभी कामनाओं के साथ मैं हरिओम आप सभी का गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी की तालियों के बीच में मैं हरियाणा के गौरव डायरेक्टर निर्देशक आप सबके बीच में हैं, जोरदार तालियों से चाहूंगा कि आप सभी इनका स्वागत कीजिए। हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री पिछले कई सालों से सर्वाइव कर रही है, घुटने टेक टेक के चल रही है, लेकिन ये जो प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री को सम्मान दिलवाया है, गौरव दिलवाया है। जब विषय आया कि हरियाणा में फिल्म फेस्टिवल करवाया जाए, अनिल जी भाई साहब कह रहे थे एक संगठन का, किसी व्यक्ति का ये फेस्टिवल नहीं है, एक संगठन जब मिलकर के सोचता है तो हमने सोचा कि उसका जो फल मिलने वाला है वो भी व्यापक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो विषय है कि निर्देशन में ऐसी कोई मास्टर क्लास होनी चाहिए जो न्यू कमर डायरेक्टर हैं या जो विद्यार्थी हैं जो निर्देशन में आना चाहते हैं, उनको कम समय में बहुत कुछ दिया जा सके। हो सकता है कि आने वाले समय में बड़ी बड़ी वर्कशॉप की जाए उनमें, लेकिन शुरुआती दौर में एक बहुत ही प्रोडक्टिव क्लास ये होने वाली है। उसके लिए मैं पुनः आप सभी का मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब फिल्म बनाने की बात आती है तो सर, जहां तक मेरी समझ है का मैं समझा हूं मेकिंग को, स्क्रिप्ट सबसे बड़ा विषय है। दिख रहा है वो तो देखा, हाथ खड़ा कर कैमरा में चले जाएगा। वहीं आऊंगा मैं जी। क्या क्या रीजन होता है कि एक ही डायरेक्टर हैं और उनकी एक फिल्म 100, 200, 500 करोड़ रुपए कमा जाती है, और एक फिल्म है उन्हीं वही डायरेक्टर होते हैं, वही टीम होती है, डीओपी वगैरह। अमूमन होता है ऐसा है कि जो भी निर्देशक होते हैं उनकी एक टीम बनी होती है, और उन्हीं की एक फिल्म 500 करोड़ कमा लेती है और दूसरी फिल्म पानी तक नहीं मांगती। तो इन सब के पीछे सबसे अहम जो मुझे लगता है वो है विषय वस्तु आपकी, क्या आपकी स्क्रिप्ट का, आपकी क्या कहानी क्या है। अगर कहानी दमदार है तो टेक्निकल चीजें थोड़ी बहुत हल्की भी रह जाए तो चल जाता है। तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा शुरुआत में कि विषय कैसे चुने। आप बता सकते हैं, राजेश जी से मेरा सवाल रहेगा कि कोई भी न्यू कमर डायरेक्टर फिल्म बनाने के लिए चलता है तो विषय कैसे चुने, मुझे किस विषय पे फिल्म बनानी है। नमस्कार। विषय का जहाँ तक सवाल है, जिस जगह से मैं समझता हूँ आदमी बिलोंग करता है, आज की डेट में कहानियाँ अपने प्रदेश में होती हैं और अपने ही प्रदेश में लोगों की लाइकिंग के बारे में भी पता होता है कि किस तरह की चीज़ें लोग लाइक करते हैं, किस तरह की चीज़ें लोग देखना चाहते हैं। तो अगर अपनी ही जगह से वो कहानी चुनता है और जो लोगों के दिल को छुए, लोगों को लगे देख के कि हाँ यार ये मेरी कहानी है, तो आई थिंक इस तरह का अगर कोई भी विषय, वो चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, गुजरात से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, उसमें उसकी मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए। मेरा मानना ये है, जो भी हम कहानी चुने, तो अगर जो भी नए निर्देशक आना चाहते हैं या हम सब के लिए अगर हम ऐसी कोई कहानी चुनते हैं जिसमें रियल में हम लोगों को एहसास करा सकें कि हाँ ये मेरी कहानी है, मैं इससे रिलेट करता हूँ, तो वो बहुत अच्छा विषय होगा। बात एकदम जायज़ है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं सब्जेक्ट वहाँ का हो, लेकिन ये बात भी उतनी ही पुख्ता है कि जो आपके दिल को पसंद है वो कहीं का भी हो, लेकिन उस जगह के बारे में जानना वो भी ज़रूरी है कि कहाँ, अगर आप कोई ख़ास एक जगह को या ख़ास एक रिचुअल को लेके अगर कोई सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में नॉलेज उतनी ही होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको पुख्ता दिखा पाएंगे। तो जगह के साथ साथ मेरा मानना यह है कि दिल को जो आपको पसंद है, जिसको आप दिल से पसंद कर रहे हैं, जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट चूज करना बहुत जरूरी है। हेलो। हाँ, तो सर ने एक्चुअली मेरी बात थोड़ी और आसान कर दी। मतलब बातें ये, मैं थोड़ा कुछ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि
देखिए सबके पास ना एक लाइब्रेरी होती है, सबकी मेमोरीज होती है, सबका बचपन होता है, जवानी होती है, दोस्त होते हैं, यार होते हैं, फैमिली होती है, तो एक लाइब्रेरी आपकी डेवलप होती आती है। जैसे पूरी दुनिया में 7 अरब लोग हैं, सबकी 2 आंखें हैं, नाक है, कान है, लेकिन सबकी शक्लें अलग होती है, इसलिए सबकी मेमोरी, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो सबसे पहले एक चीज होती है, ये सवाल बहुत लंबा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा जितना क्रिस्प इसका आंसर दे सकूं। कि सबसे पहले तो वो बातें हैं, वो कहानी, कोई भी आदमी अगर हम अपनी कहानी को लेके ये नहीं है कि क्या बोलते हैं कि हम खुद उसको फील नहीं करते हैं, खुद हमने महसूस नहीं किया है, तो हमें उस पर फिल्म नहीं बनानी चाहिए। पहली चीज तो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि अगर मेरी किसी कहानी को, मेरे बचपन के किसी इंसिडेंट्स को इंसिडेंट्स ने मेरे को टच किया है, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा, उस पर कहानी बन जाएगी, मेरे किरदार भी मेरे को पता है, ये मेरे पिताजी जैसा है, ये मेरे दोस्त जैसा है, ये मेरे उस मास्टर जी जैसा है जो पकड़ लेता था भागते टाइम। ठीक है, तो एक तो वो चीजें हैं जिनको, क्योंकि अगर आपने कहानियां, मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ और फिल्म को देख के अगर मैं रो रहा हूँ, तो उस फिल्म का वो किरदार, वो माँ या बेटी, मैं अपने किसी फैमिली में महसूस करता हूँ कि ये किसी मेरी फैमिली के उस मेंबर जैसा है। तो सबसे पहली चीज, कहानियां वो चूज करनी चाहिए, बातें वो चूज करनी चाहिए जिनको आपने समझा है, जिनकी आपको इंफॉर्मेशन भी है और जिनका आपको इमोशन भी है, जिनको लेके आप टच ही रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं जब भी एक कहानी कहता हूं, तो हर कहानी का ना एक ऑडियंस होता है, एक टारगेट ऑडियंस होता है, एक कंज्यूमर होता है कि वो उस कहानी को कंज्यूम करेगा। फेस्टिवल की फिल्म होती है, एक छोटा सा इंटेलेक्चुअल ग्रुप होता है कि 100 लोग, 2 लाख लोग, 50,000 लोग उस फिल्म को देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। एक मासी फिल्म होती है, सलमान खान की फिल्म होती है, जिसमें लॉजिक नहीं होते, एक मैजिक होता है, एक स्वैग होता है, शाहरुख खान, सलमान खान आएगा, म्यूजिक बजेगा, आप बोलोगे 5वीं मंजिल से भी कूद जाएगा रॉकेट लेके, बिना ग्रेविटी के उड़ेगा वो सब। तो उसमें एक मैजिक होता है और वो उस ऑडियंस के लिए काम करती है। तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि आप किस ऑडियंस के लिए बना रहे। बुरा कुछ भी नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। एक में ये है कि नहीं, मैं लॉजिकल रहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल रहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा ऑथेंटिक रहना चाहता हूँ, तो मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा, बेशक 10 लोग देखे, 10 रुपए लगा के बनाऊंगा। एक आपको लगा नहीं, मैं एक स्टार को लेके बड़ी फिल्म बनाऊंगा जिसको लाखों का, ये मैं हमेशा सोचता हूँ यार, ये सलमान खान की फिल्मों में लॉजिक क्यों नहीं रहता? तो जरूरत नहीं है, क्योंकि पीपल बिलीव इन दैट मैजिक, उनको वो मैजिक चाहिए। तो ऐसा है। तो कहानी, आई थिंक 2-3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपने उन चीजों को समझा, एंजॉय किया, आपको वो चीजें टकराई। मैंने जो भी कहानियां लिखी, कहीं ना कहीं मेरे लाइफ के इंसिडेंट्स उसमें जुड़े हुए, मेरी मेमोरी उसमें जुड़ी हुई है। दूसरा, आप किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिकवरी मॉडल उस पर ही बेस होता है कि जैसे मैं एक जोक सुनाता हूँ आपको, इधर मैं एक जोक करता हूँ, तो मैं चेक करूंगा कि ये सारे लोग हंसेंगे। बच्चों के बीच में मैं एक जोक सुनाता हूँ उनको, तो उसका मेरा प्रोसेस, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा और जोक भी अलग होगा, शायद वो इतना समझदार वाला ना हो। तो ये 2-3 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी तो ये लंबा सवाल है। नमस्कार, मुझे लगता है मैं गलत जगह बैठ गया हूँ। जब तक मेरे पास क्वेश्चन आएगा सब ये आंसर दे चुके होंगे। एनीवेज, हाँ, हर एक क्वेश्चन पे सीट चेंज करनी पड़ेगी। मुझे लगता है अगर कॉमर्शियल एस्पेक्ट को सिनेमा के एक बार साइड पे रखते हैं, तो आप किसी भी कहानी को कहीं पे भी दिखा सकते हैं। खाली आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रेजेंटेशन उस क्षेत्र के हिसाब से हो, ताकि वो कहानी, चाहे वो कहीं और की कहानी है, लेकिन प्रेजेंट आप कहाँ कर रहे हैं इसका आपको पता होना चाहिए। तो आप बेसिकली रियलिटी पे फिल्म बना सकते हैं, फिक्शन अपना एक कल्पना से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है, जैसे आप एब्सर्ड फिल्म सिनेमा बनाते हैं, तो उसके लिए एक जो ऑडियंस है वो प्रिपेयर होनी चाहिए। जहाँ की ऑडियंस है, अगर वहाँ बेसिक सिनेमा की नॉलेज है, तो आप एक बेसिक सिनेमा को लेके चलिए। और अदरवाइज तो ये एक समंदर है, आप कोई भी सब्जेक्ट कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको लिमिट किया जा सकता है कि मैं अगर हरियाणा में हूँ तो मैं हरियाणा की ही एक कहानी प्रेजेंट करूँगा। अभी मैंने जैसे लिटरेचर को भी आप बेस बना के किसी भी क्षेत्र में प्रेजेंट कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने जो फिल्म बनाई बूमरैंग, वो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पे बेस्ड है और हरियाणवी उसमें कैरेक्टर्स हैं और हरियाणवी परिवेश में बनाई है। तो मुझे लगता है प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो सबने जवाब दे दिया है, तो आई थिंक प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू जी। इसी में लगते हैं, आप ही से शुरू करते हैं कि इस बार पहले आप तो
जैसे एक्टर के लिए क्या होता है कि आपको सिखाया जाता है कि आप अभिनय में कोई किरदार करने वाले हैं, तो घर बैठ के आपको नए नए किरदार नहीं मिल सकते, तो आपको निकलना पड़ेगा घर से बाहर, आपको जम्मू जाना पड़ेगा, आपको केरला जाना पड़ेगा, आपको हर जगह पे नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन होती है। तो क्या एक लेखक के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसको घर छोड़ के कहानियों के लिए उसको अपने स्थान देश से निकल करके दूर दूर जगह पे घूम करके क्या ऐसे भी विषय चुन सकते हैं? डेफिनेटली ये एक तरीका है, और इस तरह के बहुत से तरीके हैं। जब आप वर्ल्ड सिनेमा देखते हो या लिटरेचर पढ़ते हो, वो भी एक तरीका है, और लोगों से बातचीत करना, मिलना और जगह की कहानियाँ सुनना, ये भी एक तरीका है। तो बेसिकली आप अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, और जब आपकी नॉलेज एक लेवल तक आ जाती है तभी आप वो लिख पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे पेपर पे। तो या इट्स वन फैक्टर एंड इट्स इम्पोर्टेंट। आप हंसना मत मेरे आंसर सुन के, पर मेरे को मैक्सिमम आइडिया या तो टॉयलेट में आए हैं या ट्रेन में आए हैं। तो एक्चुअली वो मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों होता है। तो क्या होता है, एक सिक्योर प्लेस होता है कि आप अंदर घुस गए तो कोई दूसरा आने वाला नहीं है, आराम से बैठो, सोच रहे हो, 15-20 मिनट है आपके पास, एंड यू आर एट दैट इजी सीट। मतलब तो मेरे लिए, मैं ये मानता हूँ इसमें कि आपको अगर आप ऐसे स्पेस में रहे जहाँ पे आपको लगे कि मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाला है, तो फिर आपका दिमाग चलने लगता है ट्रैवल में या खाली जगह पे। पर हाँ, दूसरी चीज एक मैं ये मानता हूँ कि अगर आप, जैसे मैं कल इधर आया, आज सुबह डॉक्टर साहब से मिला था, वो मेरे को पिकअप करने आया, तो उनसे 5 मिनट मैंने बात की और मैंने सोचा कि हाँ यार, मैं हरियाणा भूल गया हूँ, एक्चुअली यहाँ की कहानियाँ ये है। तो आप जिस जगह पे हैं वहाँ के लोगों से जितना मिले ना, एक राइटर के लिए जो खुराक है ना, वो पढ़ना और बात करना है। मतलब आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एक छोटी सी चीज बस ऐड करूंगा इसमें कि कई बार आपने देखा होगा कि डैनी बॉयल इंडिया आया, उसने स्लम डॉग मिलियनेयर बना दिया, और उसका पर्सपेक्टिव बहुत अलग था इंडियन फिल्म मेकर से। तो कई बार क्या होता है, बाहर के लोग इधर आते हैं और हम जिन चीजों को गौण कर देते हैं ना, हमने कुछ देखा ही नहीं यार, हमने उनको इग्नोर कर दिया, बाहर के लोग वो करते हैं। तो एटलीस्ट लोगों से बात करें, अपना कल्चर देखें और कॉमन चीजों से हटके देखें उनको कि यार ऐसा भी होता है। जैसे हम अपने लाइक अभी तक हम पुरानी चीजों से जुड़े हुए हैं, पर हाँ एटीएम भी आ गए हैं, अभी ई कॉमर्स भी आ गया, तो कॉन्टेक्ट समझे। तो घूमना, बात करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ लिखने के लिए आई थिंक आइसोलेशन तो हमको चाहिए, ताकि हम अपने आप को समझ सके, देख सके। प्रोकेस्टिनेशन करके एक छोटा सा टर्म होता है, तो प्रोकेस्टिनेट करना बहुत जरूरी है। प्रोकेस्टिनेट वैसे नेगेटिवली यूज किया जाए, आप खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, लेकिन वो भी काम आता है। कहते हैं कि राइटिंग का प्रोसेस वहां से शुरू होता है, जब आप लिखने बैठते हो ना, तो कलम और पेन लेके बैठते हो, तो ये नहीं कि आप पहले पेज में लिखने बैठते हो, 10 मिनट आप सोचते हो, 1 घंटा सोचते हो, 1 दिन सोचते हो, फिर चीजें टकरानी शुरू होती है और फिर एक फ्लो आता है आपका लिखने का। फिर आपके कपाट खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं, और फिर चीजें की बाढ़ आने लगती है, ये भी लिख लिया, वो भी लिख लिया। तो दिस इज द प्रोसेस आई फॉलो। पर हाँ, ये सबके लिए अलग अलग है, पर ये शायद थोड़ा कॉमन प्रोसेस है, जैसा मैंने पढ़ा है कि लोग ऐसा फॉलो करते हैं। मेरे साथ सर क्या हुआ कि एक बार मैंने नोटबुक खरीदी और मैंने कहा एक फिल्म लिखता हूँ, और ना तो एक अक्षर लिख पाया उस पर, और पता नहीं नोटबुक कहाँ है आज। और मेरी बेटी हुई और मैं माँ के साथ बैठा हुआ हूँ, तो मेरी माँ कहती है कि क्या समय आ गया ना, बेटी हुए 10 मिनट हुई और तुम साथ बैठे हो, और जब तू हुआ तो मैं तेरे पापा से 23 दिन बाद मिली थी। मैंने हॉस्पिटल में वो स्टोरी लिख दी थी। तो ये कहानी है, ये एक्चुअली मैं रिलेट करवाया, एकदम से मेरे को अभी याद आया। तो आइडिया मेरे को कहीं भी मिल जाता है, और क्रिएटिव काम इतना है कि आप लिखने बैठो 4 बजे तक आप समझ नहीं आया लिखें क्या। तो मैं थोड़ा टाइम और ले सकता हूँ, एक चीज और ऐड कर सकता हूँ इसमें कि कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीज होती है, कहानियां सुनाने से भी बनती है। जैसे हम लोग एंटरटेनर लोग हैं, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं किसी को कोई कहानी सुना रहा हूँ तो वो एंगेज हो, सुने, अच्छा नेक्स्ट लाइन क्या बोलने वाला, अच्छा फिर ऐसा हुआ, नहीं ऐसा नहीं हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो कहानियां सुनाने से भी बनती है, कहानियां बातचीत करने से भी बनती है। तो आई थिंक अगर आप कहानियां लिखने में, बनाने में इंटरेस्टेड है, तो डिस्कस भी करें, उन कहानियों को सुनाएं, तो आपको पता चलेगा कि आप जो सोच रहे हैं उसमें 5 लोगों का, 10 लोगों का क्या रिएक्शन है। क्योंकि फिल्म इज वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, मतलब आप कैमरा और ये सब ऑर्डर करें, इससे पहले कहानी जज कर ले। तो लिखना ना, हरिओम ने करेक्ट बोला, लिखना थोड़ा लेटर प्रोसेस है। पहले कहानी इधर बनती है, पहले इधर बुनी जाती है, फिर उसके कुछ स्ट्रक्चर बने, उसके बाद फिर आप लिखना शुरू कर सकते हैं। कहानी बुनने की बात पे
मैं ये कहूँगा कि जैसा जो हमने अपने सवाल में ही केरल और कश्मीर की बात की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घूमना फिरना ज़रूरी है, लेकिन कहानी आपको अपने आसपास, अपने घर में, उस चार दीवारी में, उस छत के नीचे भी कहानियाँ मिलती हैं। तो उस सीड को आप कितना इंटरेस्टिंगली बनाते हैं, उसको बुनते हैं, वो भी अपने आप में एक करिश्मा है। लेकिन एक राइटर के लिए, एक क्रिएटिव आदमी के लिए जानकारी बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप घर पे बैठ के भी इजाद कर सकते हैं, घूम फिर के भी कर सकते हैं। कि जैसे अभी आइडियाज़ की बात आ रही थी, राजीव भाई ने बताया, मनीष ने बताया, तो मेरी जो क्रिएटिविटी होती है कि जब मैं बैचलर था तो अंधेरी से चर्च गेट की एक बस पकड़ता था मैं, कि जो धुर पहुंचाती थी चर्च गेट, और कम से कम भी 1.25 घंटा लगता था। उसमें बैठ जाता था अपनी, उस वक्त में मेरे ख्याल से कुछ 7 रुपए की टिकट आती थी, तो 1.5 घंटा उसने पहुंचाने का और 1.5 घंटा वापस लेके आने का, तो 3 घंटे आराम से बैठ के कहानियां ही सोचता रहता था। और शादी के बाद जब कई दिन हो जाते थे कि यार कोई दिमाग में कहानी का कुछ बीज नहीं बनाए, तो मैं उस दिन मेड को भी हटा देता था और बीवी को भी बोल देता था कि बर्तन मैं साफ किया करूंगा। और बर्तन मांजते मांजते जो क्रिएटिविटी चलती थी, कहानियां जो उपजती थी, वो भी एक करिश्मा होता था। तो कहानी कहां से मिल जाएगी कुछ नहीं पता है। अटेंटिव होना बहुत जरूरी है, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। कहानियां आपके आसपास ही घूमती होती है। थैंक यू। हेलो। नहीं, फीलिंग क्या है कि मुझे ऐसा लगता है जो अच्छे राइटर हैं और जो है राइटर, वो कहानी 5 मिनट में लिख देते हैं। अब जो सबने बातें बोली ना, वो माहौल बनाने के लिए ही, वो उसको अगर माहौल बनाने के लिए उसको घूमना अच्छा लगता है तो घूमे, उसको कमरे में अलग बैठ के लिखना है तो वो बैठे। बट जैसे हम लोग कई बार किसी के साथ कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, तो जस्ट हमने एक लाइन भी बोली तो जो राइटर होता है उसका ब्रेन उसी समय चलना शुरू हो जाता है और कहानी का स्ट्रक्चर तो उसी समय उसके दिमाग में बन जाता है। और मेरा ये मानना है कि एक अच्छे राइटर को पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, कि जितना ज्यादा वो पढ़ेगा, जितना ज्यादा, उतना अच्छा वो शब्दों को अच्छे से पिरो पाएगा। आप में से किसी भी ऐसा अनुभव है कोई किसी का भी कि एकदम से कोई आइडिया है, सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट साइड में रख के इसको सबसे पहले करेंगे और वो करा हो, और ऐसा कोई भी आपके साथ किसी के साथ हुआ है? हर बार ऐसे होता है। इतने रखे पड़े हैं स्क्रिप्टें, मतलब हमारे घर आओगे तो इतनी सारी स्क्रिप्टें मिलेंगी। जो आइडिया आया उसको डेवलप करते हैं, लेकिन बनाने के लिए पैसे नहीं होते। राजीव के पास कितनी रखी होंगी, इसके पास कितनी रखी होंगी, मनीष के पास कितनी रखी होंगी, बहुत सारी अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन हम बना नहीं पाते बिकॉज कई बार फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं कि कैसे इसको हम फ्लोर पे लेके जाएं। बनाने को तो बहुत मन करता है। ये हमारे दुख है बीच में। तो एक राइटर की कितनी जिम्मेदारी होती है कि मुझे जो लगता है सर कि निर्देशक राइटर ऐसी रचना कर देता है जो भगवान के बाद मैं डायरेक्टर और लेखक को रचयिता मानता हूँ, प्रकृति का भगवान ने रचित की, और हम एक ऐसी दुनिया क्रिएट करते हैं जो आजीवन आपकी धरती पे रहने वाली है, जिसको लोग देखेंगे। तो इस जगह पे आकर के एक राइटर का या एक डायरेक्टर का कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी रचना को लेकर कि मैं बना देता हूँ, ठीक है बना देता हूँ, या फिर वो बनाने से पहले इस तरफ भी उनको सोचना चाहिए कि मैं जो रचना कर रहा हूँ या जो मैं फिल्म बना रहा हूँ, इससे आने वाले 10 लोगों में क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या मेरी फिल्म को देखकर 9 लोग इंस्पायर होने वाले, 1 लोग क्या पता डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो इस बारे में आप लोगों का क्या मानना है? हमको मास कम्युनिकेशन या कोई फिल्म इंस्टीट्यूट या कहीं पे भी पढ़ाया जाता है तो ये चीज़ तो पहले सिखाई जाती है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास। हम जब फिल्म बनाएंगे वो थिएटर में चली जाएगी, हम रहेंगे वहाँ नहीं रहेंगे, वो देखी जाएगी। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि आप जो दिखा रहे हो वो किसी भी मापदंड से किसी को हर्ट ना करे, गलत मैसेज ना दे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बहुत पहले हमारे दो का एक लोगो आया था
बहुत पहले मैं तो बहुत छोटा था, आप लोगों को शायद पता होगा। तो उसमें एक मैसेज था कि एक हस्बैंड वाइफ का कार्टून था, कैरिकेचर जैसा था, और नीचे एक लड़का और एक लड़की था। तो उससे एक मैसेज चला गया था कि हम तो हमारे तो मतलब मैं, मेरी वाइफ, मेरा लड़का और मेरी लड़की। और इससे क्या हो गया था कि अबॉर्शन और इन सब चीजों का एक ये शुरू हो गया था कि कंप्लीट फैमिली तो वही जिसमें एक लड़का और एक लड़की। दो लड़कियां नहीं होनी चाहिए, दो लड़के भी अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो इमीडिएटली इसको ये किया गया, लोगों को बैन नहीं, उसको हटाया गया, रिप्लेस किया गया कि ऐसा नहीं होगा। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम पे रहती है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने जितना भी फिल्मों में देखा है, इंडियन फिल्मों में जो अच्छी फिल्म है, अच्छा कंटेंट है, कि विलेन लास्ट में मारा जाता है, भाग जाता है, डर जाता है, सुधर जाता है, हीरो की सच की जीत होती है। तो ये मोरल वैल्यूज है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। मेरी फिल्म मैं देख रहा हूँ, मेरे बच्चे देख रहे हैं, किसी के बच्चे देख रहे हैं, तो वो गलत ना सीखे, सही मैसेज है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, तो जरूरी है। काम तो जो भी किया जाता है वो एक हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है, और खासकर जब हम सिनेमा के लिए काम कर रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस चीज़ का मैं इस तरीके से भी एक एग्जांपल दे सकता हूं कि मैंने अपनी जो पहली फिल्म बनाई थी सतरंगी, बाप बेटी के रिश्ते की कहानी है कि एक ऐसी फैमिली के जहां अकेला बाप है, दो बच्चों को पालता है, बेटा और बेटी को, और कैसे बेटी पढ़ के बाप की कंपेनियन बनती है, और उसको जिस दिन ये रियलाइज होता है कि मेरी शादी के बाद मेरे फादर का क्या होगा, वो अकेला रह जाएगा, तो सबसे पहले वो अपने पिताजी की शादी करवाती है। और जब यहाँ इसी जगह पे जीजू में जब यहाँ फिल्म दिखाई गई थी फिल्म फेस्टिवल में, दो लड़कियां मुझसे आके मिली थी फिल्म खत्म होने के बाद ही कि सर मेरे घर में ये सिचुएशन है, मैं क्या करूं। तो मैंने उनको यही कहा था कि बेटा, आप अगर मेरी बात से मुताल्लिक है कि भाई मेरी बात को अगर आप ठीक समझ रहे हैं तो आपको जरूर अपने पिताजी से बात करनी चाहिए, और उनका जो भी जिस तरह का भी निवारण है वो जरूर करना चाहिए अगर आप वो सिचुएशन समझ रही है। तो मैं उस चीज को बड़ा सार्थक मानता हूं कि ये तो एकदम ताजी बात होगी कि भाई हाँ, इस हाथ करियर इस हाथ मिल गई। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक राइटर की, एक डायरेक्टर की, कि हम क्या, क्योंकि जो चीज हम खुद नहीं देख सकते, जो चीज हम खुद नहीं कह सकते, जो बात हम खुद नहीं कह सकते, वो दूसरों से कैसे कहलवाएंगे या दूसरों से कैसे मनवाएंगे। वो एक मेकर्स की जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो बी रिस्पॉन्सिबल। इसी सवाल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म्स है सर, पिछले 3-4 साल में एक होड़ सी लगी हुई है गंदगी परोसने की, गाली गलौज की, नंगेपन की, फूहड़ता की। और वो चीज़ लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी अच्छी वेब सीरीज आई है, लोग देख रहे हैं, मैं भी देखूं, लेकिन वो छोटे से छोटे जो शुरुआती डायरेक्टर है उसके भी दिमाग पे कितना असर डाल रही है। मेरे साथ एक वाक्य हुआ अभी कुछ दिनों पहले, मेरे दोस्त का फोन आया कि वेब सीरीज बना रहा हूँ। बोला यार तू महेंद्रगढ़ का है? मैंने कहा। बोला तुम्हारे वहाँ कौन सी नई नई गालियाँ दी जाती है? मैंने कहा मतलब? बोला मैं ऐसा कुछ डिजाइन कर रहा हूँ तो रिपीट हो रही है गालियाँ ना, मेरे को नई गाली देनी है। वो बिल्कुल मेरे को हंसी आई, और उसके बाद ये इतनी गहरी बात थी, आप कई दिनों तक उस बारे में सोचते रहे। तो ये सवाल मेरा आपसे है, और दिन पर दिन हम और सतर गिरता ही जा रहा है लोकप्रियता के चक्कर में। तो इस बारे में आप लोगों का क्या मानना है? देखिए, अभी एट प्रेजेंट जो OTT की हालत चल रही है, आज हर OTT प्लेटफॉर्म इस फूहड़ता से बच रहा है। एक दौर आया था क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म बिल्कुल नई चीज़ थी, और लोगों ने ये बनाए थे बिकॉज एक पर्सनल स्पेस है, आदमी मोबाइल पे देखता है। लेकिन अगर फैमिली भी साथ में जोड़नी है, आज हर OTT प्लेटफॉर्म को ये एहसास है। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म इस तरह की गंदगी दिखा रहे थे, आज वो अपना नाम छुपा रहे हैं या उनके सब्सक्रिप्शन बिल्कुल चले गए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे 2-3 मेजर बड़े चैनल जो हैं वो एकदम धंस गए हैं, बिकॉज ये फुहड़ता या इस तरह की चीज़ देखने की एक लिमिट है, और लिमिटेड ही ऑडियंस है, और वो भी कितना देखेगी। तो ऑलमोस्ट अभी
आज की डेट में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट भी लेके जाए ना तो OTT प्लेटफॉर्म मना करते हैं कि नहीं मत दो। और जहाँ तक सवाल गालियों का है, गालियाँ हमारी सोसाइटी में आम भाषा हो गई है, वो दी जा रही है, वो अभी चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि आज जो जितना OTT ग्रो कर रहा है, हम सब OTT प्लेटफॉर्म हम अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, तो हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता कि उसमें अगर गाली आती है तो मैं अगर मेरी बेटियों के साथ देख रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली कहूँगा यार ये क्या, भले ही हम घर में दे लेते हो गाली या क्या है, वो एक आम रूटीन में है, बट नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हेलो। हाँ, जो OTT पे कोई सेंसरशिप थी नहीं, तो उनको एक खुला मैदान मिल गया कुछ भी करने का, और उन्होंने किया। लेकिन जो राजेश भाई बोल रहे हैं कि वो धीरे धीरे लोगों को अखरने लगा। एक ठीक है, हमारे हरियाणा में परिवारों में भी कुछ बुजुर्ग हैं जो थोड़ा हल्की सी गाली दे के बात करते हैं, उसका एक मजा है। ऐसा नहीं है, गालियों में एक मजा है, उसका मजा वो कितना आपको रखना है वो देखना चाहिए। उसकी आपको एक खुला ग्राउंड मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कंटेंट को इतना फुहड़ता से भर दो कि वो कंटेंट ही ना रहे। सो उसकी मेन वजह तो यही थी कि सेंसरशिप है नहीं OTT पे, तो कोई कुछ भी कर सकता है। बट हाँ, दर्शक जो है अपने तरीके से सामने एक संदेश देते हैं कि हमें ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, तो उस हिसाब से रिफॉर्म होते हैं और हो रहे हैं। मतलब स्क्रिप्ट में डायलॉग एक आध गाली हो सकती, गालियों में डायलॉग नहीं होना चाहिए। यही हो रहा है, इतने गालियां हैं उसके बीच में एक आध लाइन आती है। कई सारे फाइट सीक्वेंस देखोगे आप, वो चीखने की आवाजें नहीं आएंगी, गालियां जरूर निकल रही है मरने वाले की। तो ये बड़ा अजीब सा अभी होता जा रहा है सर। एक हरियाणवी जो हरियाणा को जो दिखाया जा रहा है फिल्म्स में, ये भी बड़ा भयानक है। जो हम स्टडी कर रहे थे, विकास जी हैं वो स्टडी कर PhD कर रहे हैं शायद सिनेमा में, उन्होंने शुरू किया था, तब बातचीत हुई तो मैंने कहा हरियाणवी सिनेमा पे करो। तो हम लोगों ने मिलजुल के चीज़ें देखना शुरू करा, तो सारी फिल्मों में जहाँ जहाँ हरियाणा है वहाँ वहाँ गंदगी है। मतलब हमारे कैरेक्टर हैं गाली देंगे, हमारे कैरेक्टर है लूट खसोट करेंगे, हमारे कैरेक्टर हैं पुलिस वाले तो बेचारों को इतना बदनाम कर रखा है। हरियाणा का पुलिस वाला है तो आपकी सुनेगा ही नहीं, गाली देगा, और नहीं तो फिर रुपये ले लेगा। तो ये भी सोचने का विषय है। तो आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है सर? जबकि हरियाणा ऐसा नहीं है, हम हर जगह में अच्छा कर रहे हैं। हमने एक मलाल फिल्म बनाई तो एक लड़की को कॉस्ट्यूम के लिए मुंबई से बुलाया, बोला शूट कहाँ होगा, मैंने कहा हरियाणा में। नहीं सर मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? बोलो वहाँ तो उठा लेते लड़कियों को। मैंने कहा नहीं, मेरी बहन है, माँ है, बेटी भी हो गई थी उस दिन। मैंने कहा आओ, बहुत सारे लड़के। फिर वो आई 3-4 दिन के बाद, लिटरली कह रहा हूँ, उसने जैसे वो गलियों में निकलती, आए किसकी है तू? वो मम्मा का रही, बुआ का रही ना जी, मैं तो मुंबई तो शूटिंग करना रही हूँ। बेरा नहीं किया शूटिंग, तो तू बैठ जा, कितने बाण भाई होता हूँ। वो उसको इतनी आत्मीयता लगी, इतना प्यार मिला, उसने लिटरली जाके वहां से वीडियो एक बना करके डाली कि हरियाणा को बाहर अलग दिखाया जा रहा है, हमारी अलग इमेज बनी, लेकिन हरियाणा बहुत प्यारा है। मैंने हर घर में मेरे को टिंडी हो, तो उस बारे में मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? सबसे पहले जो डायलॉग मुझे याद आ रहा है शक्ति कपूर का, मेरे कन्ने चक्कू है ना। तो जो इम्प्रेशन उस टाइम का था, आज से 20-30 साल पहले, वो एक अलग बात है। लेकिन जो भी किसी भी प्रदेश की जो बुराई है वो लाउड होती है, ठीक है। एक थोड़ा सा हम लाउड भी हैं, और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वही चीज़ दिखती है। जो अच्छाइयाँ हैं वो बहुत आपको ढूंढनी पड़ती हैं समाज में। तो जो बॉम्बे में जिन्होंने कंसीव किया हरियाणा को, उन्होंने ऊपर ऊपर से देखा है, तो जो जो लाउड चीज़ें थी उनको लगा हाँ ये बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको डाल देते हैं तो ये वर्क करेगा, और उनके लिए वर्क भी किया। लेकिन अगर आप न्यूएंसेस की बात करो तो हरियाणा में भी पूरा सोसाइटी के जो न्यूएंसेस हैं वो किसी और प्रदेश की तरह ही हैं। सब तरह का प्यार मोहब्बत और घरेलू जो रिलेशंस हैं वो सब वैसे ही हैं, सिर्फ उसको बोलने का तरीका अलग है, या हमारे जो लड़ाई झगड़े का तरीका है वो उनको पसंद आता है तो वो वहाँ से चीज़ें उठाते हैं, या हमारी बोलने का तरीका, गालियाँ देने का तरीका उनको पसंद आया, वो उसको यूज़ करते हैं। वो पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाते हैं, वो सिर्फ उथला उथला ऊपर ऊपर का झाग लेके कुछ बना देते हैं हरियाणवी। सो बेसिकली तो नॉलेज की कमी है हरियाणा के बारे में। अगर उनको नॉलेज ज़्यादा होगी तो फिर वो डिटेल कर पाएंगे। जैसे अभी हरियाणा के परसेप्शन की बात है कि भाई किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है हरियाणा को,
कि हरिओम, जैसे मैं 92 में, सितंबर 92 में बॉम्बे गया था, और बॉम्बे में लोग तब भी यही मानते थे कि हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो हमसे पहले जो हरियाणा के लोग बॉम्बे में गए हुए थे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उनकी भी कहीं ना कहीं ये देन है, क्योंकि उन्होंने जो अपने साथियों को जो हरियाणा के किस्से सुनाए हैं, बातें सुनाई हैं, उनका भी एक असर है। अब जैसे आज 2023 में अगर हम इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे तो हरियाणा की बहुत बड़ी तादाद है, टेक्नीशियंस की भी, एक्टर्स की भी। तो अब वो धीरे 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 इमेज चेंज हो रही है कि यार ये लोग सिर्फ मार पिटाई वाले नहीं है, ये मिठास वाले लोग भी हैं, ये जान लेना जानते हैं तो जान दे भी सकते हैं दोस्ती में। अब वो उस तरीके की भी इमेज बन रही है कि जैसे तनु वेड्स मनु में 2 में जो कंगना का जो कैरेक्टर था वो कुछ उसी तरीके का था कि हरियाणवी कैरेक्टर था, लेकिन उसकी जो प्रोजेक्शन थी वो एक बहुत अच्छी इमेज वाली थी कि सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वक्त जिस तरीके से लेके चल रहा है कि पहले के लोग जिस तरीके से हरियाणा के बारे में बातें बताते थे, वो बताते तो थे वीर रस की बात, लेकिन सामने वाला किस तरीके से ले रहा है ये बहुत मैटर करता है। तो ये भी एक फर्क था। बिल्कुल, इस बात को मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी जब मुंबई गया था 93 में, तो मैं चंडीगढ़ से गया था, तो उस समय थोड़ा टेररिज्म की खबरें होती थी। तो लोग, मैं स्टार्टिंग के डेज में एक लॉज था, वहाँ पे जाके रहा था, तो लोग मुझे देख के डरते थे कि ये पंजाब साइड से आया है तो शायद ये टेररिस्ट ही है, यहाँ आके पनाह ले रहा है। तो क्या है, लोगों की जो सोच है वो हरियाणा के बारे में, जैसे मैं बताऊं, रोहतक इतना मतलब बदनाम होता था कि रोहतक में वही शूटिंग हो ही नहीं सकती। ऐसे लोग बोलते थे कि रोहतक का नाम आ जाता था ना बॉम्बे में, नहीं 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 यार रोहतक नहीं करते यार, रोहतक में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये एक डर, फियर था। और आज हम हरियाणा में काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टेक्नीशियन और सबसे ज्यादा एक्टर रोहतक में। तो ऐसा नहीं है, वो लोगों के दिमाग में गलत धारणाएं बिठा देते हैं। बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है, जैसे बॉलीवुड में जिन लोगों ने आके काम किया, हरियाणा तो अच्छा भी दिखाया, ऐसा नहीं है कि खराबी। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसी इमेज बना के बैठे होते हैं, वो कहीं ना कहीं डर होता है, टेरर होता है कि एक इस तरह का बंदा दिखाना है तो चलो हरियाणा का कैरेक्टर दे दो इसको। उनको एक्चुअल में रियलिटी पता भी नहीं होती कि हरियाणा में एक्चुअल में हो क्या रहा है। वहाँ पे भी लोग बसते हैं, उनके अंदर भी दिल है, उनका भी मन करता है हम भी फिल्में बनाएं। हेलो, अभी मैं इसका क्लोजर कर दूं। तो देखिए, हमको अपने आप को बॉम्बे से जज नहीं करना चाहिए। बॉम्बे में आईओ मतलब साउथ इंडियन हो गए, उन्होंने सबके साथ मतलब ऐसा ही हुआ। वहाँ पे क्या होता है, टाइप कास्ट होता है। काला गंजा आदमी मतलब गुंडा विलेन शेट्टी, तो वो तो ऐसा ही होता है। मतलब कई बार मेरा कोई रिलेटिव इतना सीधा शरीफ होता है, उसकी शक्ल शेट्टी से मिलती है तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है। हमको उनसे जज नहीं करना चाहिए। इसका कंक्लूजन ये इस बात का कि हम यहाँ पे, आप जो लोग बैठे, मेरे को पता है कितने लोग फिल्म बनाना चाहते हैं आपने। हाँ तो हाँ, करेक्ट। तो और मैं भी बनाना चाहता हूँ, और तो मैं ये बोल रहा हूँ, हमको अपनी इमेज सुधारनी है, और वो इमेज सुधारनी नहीं है, इमेज तो सुधरी हुई है। हमको अपनी करेक्ट इमेज बनानी है, छवि दिखानी है कि हम ऐसे नहीं है, ऐसे हैं, और हमको इस इंडस्ट्री को ग्रो करना है। इसलिए आज हम सारे इधर बैठे हैं, आप भी इधर बैठे हैं, तो हम अपना करेक्ट इमेज लेके आए और हरियाणा बताए कि कैसा है। तो दिस इज द कंक्लूजन। बॉम्बे से हमको जज नहीं करना चाहिए कि बॉम्बे, क्योंकि वो तो टाइप कास्ट करते हैं। एक बूढ़ा इस फिल्म में लाचार बनाना, एक ही एंगल हर फिल्म में लाचार ही बनेगा। तो आई थिंक उस तरीके से हम जज ना करें। सर इसी से, हालांकि समय हो चुका है, लेकिन अभी इसी से मेरे को एक चीज़ और याद आई। हम राइटर होने के नाते, आप सब लोग देखते हैं ना, जो लाला है, बनिए हैं, उन सबको करप्टेड दिखा। आज भी अगर शॉर्ट फिल्म बनती है ना तो करप्शन कौन करेगा? लाला जी करेगा। गरीब ब्राह्मण राजपूत तिलक लगा के सबको काटता चलता नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बड़ी दिक्कत होती है सर, ये देखते हैं ना। मतलब क्रिएटिविटी क्या होती है ना,
क्रिएटिविटी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करती है, जो पुराना हो चुका है ना, उन चीजों को हम तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक ये अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, चलो हम दिखाते ना नया भारत, नया हरियाणा, नया युग, नया देश। तो आई थिंक ऐसे हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो वो यही करते आए थे ना कि अच्छा इसमें एक करप्ट लाला डाल दो, तो करप्ट लाला तो पता है ना, मोटा पेट निकला हुआ, बनियान इतना पहना हुआ। शॉर्ट फिल्म बनाई एक दोस्त ने, तो ट्रक को उसके नीचे 20-30 ट्रक हैं और वो कोई ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी रिकवरी के लिए बंदे आते हैं, तो उसको इतना गले में वो लगा रखा है, उसकी गर्दन में दिक्कत है, वो चलता पूरा बनिया। मैंने कहा क्या जरूरत थी भाई, तू बता मेरे को, इसको बनिया बनाने की क्या जरूरत थी। तो बस ऐवी तो थोड़ा सोचने की जरूरत है हम यूथ को, जो आप लोग नए डायरेक्टर राइटर आने वाले, मुझे लगता है सर जिम्मेदारी बड़ी है। क्लीशे मिटा के नई चीजें नई क्रिएट करोगे, नई क्रिएशन करोगे तो चीजें बदलेंगी, अच्छी भी होंगी, वो आई थिंक बिजनेस ज्यादा भी करेंगे। लोग नई पुरानी चीजों को देख देख के पक गए हैं। अभी समय भी हो गया है। राकेश जी, अगर जिज्ञासाएं कुछ। मेरा सभागार से निवेदन है कि जो भी दर्शक श्रोता निर्देशन के विषय में हमारे जो विशेषज्ञ हैं